हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी आने वाली यूपी पैट तथा वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को किस नाम से जाना जाता है? चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रसायन विज्ञान, बी कीमोथेरेपी, सी फिजियोथेरेपी, डी है क्रोमेटोग्राफी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करना कीमोथेरेपी कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन है, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों के उपयोग करने को कीमोथेरेपी नाम से जाना जाता है। कीमोथेरेपी ऐसा औषधि उपचार है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। कीमोथेरेपी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन नंबर ए इसमें एडिटियोलॉजी, एपिडेमिक, एपिडेमियोलॉजी, एंडेमिक। तो इसमें कोई ऑप्शन राइट नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जब कोई रोग किसी क्षेत्र विशेष या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है एंडेमिक। एंडेमिक वह स्थिति होती है जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से होता है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों को कम समय में फैल जाए तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक सिचुएशन वे सिचुएशन होती है जब कोई रोग बहुत तेजी से फैलता है लेकिन कम समय के लिए होता है। एंडेमिक में स्थायी होता है किसी क्षेत्र विशेष में, लेकिन एपिडेमिक में कोई भी रोग बहुत ज़्यादा ही फैल जाता है जनसंख्या में या क्षेत्र में, लेकिन कम समय के लिए होता है, कम समय में तेजी से फैल जाता है, वो होता है एपिडेमिक। और एपिडेमियोलॉजी तथा एटियोलॉजी रोग विज्ञान की शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कालोलॉजी, बी है ट्रोमेटोलॉजी, सी ओंकोलॉजी, डी डर्मेटोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो घाव का अध्ययन है वो ट्रामेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, घाव का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ वाउंड नोन एज ट्रोमेटोलॉजी। और जो ओंकोलॉजी होता है, ओंकोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर व ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर व ट्यूमर का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी जो होता है उसके अंतर्गत त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी त्वचा से संबंधित विकार या रोग, स्टडी ऑफ वाउंड यानी घाव ट्रामेटोलॉजी, और ओंकोलॉजी में स्टडी ऑफ कैंसर या ट्यूमर। अगला प्रश्न देखेंगे, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग या शिशु रोग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पीडियाट्रिक्स है वो शिशुओं या बच्चों के रोगों से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स शिशुओं एवं बच्चों से संबंधित जो रोग होते हैं उनके अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मर्मिकोलॉजी, बी हर्पेटोलॉजी, सी निमेटोलॉजी, डी है नीडोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चींटियों का अध्ययन जो है मर्मिकोलॉजी कहलाता है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है शरीर रचना विज्ञान, बी कृषि विज्ञान, सी एग्रोलॉजी, डी है मानव विज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरीर रचना विज्ञान। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र होता है, उसे बोलते हैं शरीर संरचना विज्ञान। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन आंतरिक आकृति विज्ञान या इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, आर्थोपेडिस्ट। आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार से किरापडिस्ट किससे संबंधित है? आर्थोपेडिस्ट होते हैं हड्डियों से संबंधित, किरापडिस्ट होते हैं नाखून से संबंधित, पाँव से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देख सकते हैं आप, जो किरापडिस्ट है वो पाँव और उनकी बीमारियों का इलाज करने से संबंधित होते हैं और आर्थोपेडिस्ट हड्डियों से। अगला प्रश्न है, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ट्यूमर या कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, विज्ञान की ओंकोलॉजी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है या कैंसर के अध्ययन से संबंधित है।
यूरोलॉजी शाखा मूत्र मार्ग एवं पुरुष प्रजनन मार्ग के रोगों से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी हड्डी संरचना एवं कंकालों की संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है? तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है जिसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और उसका विश्लेषण करना होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर किस भाग से सर्वाधिक शुल्क लेता है? ऑप्शन नंबर ए है गुर्दा, पेट, बड़ी आंत या छोटी आंत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे शरीर में जो कुल पोषक तत्व होते हैं तथा खनिज तत्व उनका 90% जो है छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों की अधिकांश मात्रा छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। हमारे शरीर की छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी एवं अत्यधिक कुंडलित होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, बड़ी आंत से ज़्यादा छोटी आंत की लंबाई होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? आंत, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो लीवर है वो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यकृत कोशिकाएं वसा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। कोलेस्ट्रॉल एक क्या है? लिपिड है, क्योंकि मनुष्य के हृदय रोगों से इसका सीधा संबंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर में सबसे बड़ा अंग? सबसे बड़ा आंतरिक अंग हो जाएगा जिगर या लीवर जिसे बोलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जिगर, यकृत या लीवर है। यह अंग सबसे भारी होता है। औसतन इसका वजन होता है 1.6 kg। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी मानी जाती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा अंग है, 1.6 kg इसका वजन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर संरचना में कौन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि? मानव शरीर संरचना में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसमें है पित्ताशय, बी है पीयूष ग्रंथि, सी अग्नाशय, डी यकृत। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी या आंतरिक ग्रंथि तो है यकृत, फिर उसके बाद अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं पेनक्रियाज। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। मानव शरीर की संरचना में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की संरचना में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो तंत्रिका है वो फाइबर से बना होता है, जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो उसे बोलते हैं मेरुदंड। मेरुदंड फाइबर का बना होता है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। मेरुदंड एक लंबी पतली नलिका सदृश संरचना है जो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। यह संदेशों को मस्तिष्क से अंग तथा अंग से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है, इसे मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु जो होता है खोपड़ी के पश्च छोर से लेकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है, इसे मेरुरज्जु कहते हैं। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है, इसे मेरुरज्जु कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने का कार्य मेरुरज्जु का ही है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेडुला, थैलेमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मेडुला है वो अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को कंट्रोल करता है? ऑप्शन नंबर ए मेडुला ऑब्लांगाटा, बी मेरुरज्जु, सी मेरुतंत्रिका, सी पुरुषग्रंथि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मेडुला ऑब्लांगाटा है ये हृदय की धड़कन और श्वसन को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम? ह्यूमरस, कार्पस, रेडियोल्ना, मेटाकार्पल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है मेटाकार्पल। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कलाई के जोड़ में पाई जाने वाली हड्डियों के समूह को कार्पल, कलाई के जोड़ में जो हड्डियां पाई जाती हैं उनके समूह को बोलते हैं कार्पल। हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल कहते हैं। स्टर्नम, क्वेविकल, पेटेला, स्केपुला ये क्या है? ब्रिस्ट बोन है। हंसुली, जानफलक, स्कंद फलक ये सभी अस्थियों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका होती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? 10, 14, 12, 16। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। मानव में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, मानव में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मानव शरीर में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं या मेरुरज्जु या मेरुतंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर कितने पीएच के भीतर काम करता है? जो हमारा बॉडी है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच में काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या होती है। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC की संख्या प्रति mm होती है, घन में mm होती है। तो उसको ऑप्शन नंबर इसमें राइट है बी, 4,500 से लेकर 10,000। हमारे जो ब्लड में WBC संख्या होती है 4,500 से 10,000 तक प्रति घन मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, जो WBC होते हैं शरीर को क्या है? प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करती हैं। जब टाइफाइड हो जाता है तो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो इसमें क्या है? WBC संख्याएं घट जाती हैं, 4,000 से 4,500 से कम हो जाती है, तो कमजोरी आ जाती है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? जो WBC संख्या होती है प्रति घन मिलीमीटर 4,500 से 10,000 तक। और RBC की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 6.5 से 6.2। एक वयस्क व्यक्ति में RBC कोशिकाओं की सामान्य संख्या होती है, उसमें था 1000, लेकिन इसमें क्या है? 4.6 मिलियन से लेकर 6.2 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 4.6 से लेकर 6.1 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या 4,500 से लेकर 10,000 तक होती है प्रति घन मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में RBC का जीवन काल? RBC जीवन काल होता है 120 दिन। RBC का जो होता है कब्रिस्तान बोलते हैं प्लीहा को। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। रक्त में निम्नलिखित में क्या नहीं होता? क्रोमियम, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम। तो इसमें रक्त में क्रोमियम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। जो रक्त है किडनी में किसके माध्यम से प्रवेश करेगा? तो वृक्क धमनी। रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से किडनी या गुर्दे में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, वृक्क धमनी। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? रक्त स्कंदन का मतलब होता है थक्का जम जाना। इस किसकी कमी से होता? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, फिलोक्यूनान के कारण। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फिलोक्यूनान की कमी से रक्त स्कंदन विकार होता है। फिलोक्यूनान विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के को फिलोक्यूनान या नेफ्थोक्यूनान भी बोलते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक
मानव शरीर का रक्त बैंक है पीलिहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।